तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। ये मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस पर आधारित है। और इसे किसी किताबी तरीके से नहीं बल्कि किसी के पर्सनल नोट्स की तरह बनाया गया है। इसे कहा गया है अल्टीमेट माइंडसेट मैनुअल। बिल्कुल। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सम्राट का अपने दिमाग को अनुशासित करने का पूरा सिस्टम है। तो आज हम एक सम्राट के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है, जैसा आपने कहा, कि मेडिटेशंस कभी छापने के लिए लिखी ही नहीं गई थी। हाँ, ये तो उनकी पर्सनल डायरी थी। बिल्कुल, रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की पर्सनल डायरी, जो उन्होंने शायद युद्ध के मैदान में या देर रात अपने टेंट में लिखी थी। इसीलिए इसमें कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ सच्ची और गहरी बातें हैं। और ये पूरी फिलॉसफी स्टोइसिज्म पर आधारित है ना? हाँ, स्टोइसिज्म, जिसका सार अगर एक लाइन में समझना हो तो वो कुछ ऐसा है कि जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसे संभालो, जो नहीं है उसे स्वीकार करो, और इन दोनों के बीच का फर्क समझने की वो जो समझ है वो रखो। चलिए, तो फिर इस ट्रेनिंग मैनुअल के कह सकते हैं लेवल 1 से शुरू करते हैं। स्टोइक्स का सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल आइडिया यही है कि बाहरी घटनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। स्टोइक्स में यूपीएससी परीक्षा का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ, कि पेपर मुश्किल आ गया या समय कम पड़ गया। हाँ, ये सब तो हमारे कंट्रोल से बाहर की बातें हैं। सही कहा। कंट्रोल में क्या है? उस मुश्किल पेपर को देखकर घबराना या फिर शांत रहकर जितना आता है उसे बेस्ट तरीके से हल करना। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, हमें परेशान करने वाली चीज वो घटना खुद नहीं होती, बल्कि उस घटना के बारे में हमारा अपना नजरिया होता है। मतलब ज्यादातर दुख हम खुद ही बना रहे अपनी गलत प्रतिक्रियाओं से। बिल्कुल। लेकिन ये कहना तो बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। जब कुछ गलत होता है तो पहली प्रतिक्रिया तो वो तो इमोशनली होती है। कोई अपने विचारों को बस ऐसे ही कैसे बदल सकता है? यहीं पर ये फिलॉसफी और गहरी हो जाती है। जी। सोर्स में मार्कस का एक कोट है, Your mind will take the shape of what you frequently think. अच्छा, मतलब आपका मन वैसा ही बन जाएगा जैसा आप अक्सर सोचते हैं। हाँ, तो स्टोइक तकनीक विचारों को दबाने की नहीं है, बल्कि उन्हें देखने की, उन पर सवाल उठाने की है। कैसे? जैसे जब कोई नेगेटिव विचार आए, मान लीजिए मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे देखो और खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? या ये सिर्फ एक भावना है? धीरे धीरे आप विचारों और सच्चाई के बीच एक गैप बनाना सीख जाते हैं। मतलब ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज हुई। हाँ, जैसे जिम में मसल्स ट्रेन करते हैं, वैसे ही दिमाग को ट्रेन करना। बिल्कुल। और इसी ट्रेनिंग का एक और जरूरी हिस्सा है ये याद रखना कि जिंदगी छोटी है। हम अपनी कितनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जो असल में मायने नहीं रखती। जैसे लोग क्या कहेंगे, हाँ, या पुरानी गलतियों पर पछताना, या भविष्य की ऐसी चिंता करना जो शायद कभी हो ही ना। सोर्स का संदेश बहुत साफ है, हर दिन एक तोहफा है, हर पल कीमती है। इसे बेकार की चीजों पर खर्च मत करो। सही। ये बात तो आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी लगती है। मतलब हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें हैं। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, दूसरों की जिंदगी देखकर परेशान होना। बिल्कुल, ये सब उसी ऊर्जा की बर्बादी है। और जब ये सारी बातें एक साथ आती हैं, अपने विचारों पर कंट्रोल, अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनना और समय की कीमत समझना, तो नतीजा होता है आंतरिक शांति। हाँ, और सोर्स के मुताबिक शांति कोई लग्जरी नहीं है, ये एक स्किल है जिसे विकसित किया जाता है। और ये तब मिलती है जब आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं और नतीजों के लिए दूसरों को दोष नहीं देते। एक तरह का मेंटल डिटॉक्स है ये। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने अपने मन पर कुछ हद तक कंट्रोल पा लिया, पर इसका फायदा क्या अगर ये हमारे कामों में ना दिखे? सोचना एक बात है, करना बिल्कुल दूसरी। और सोर्स का अगला हिस्सा इसी पर फोकस करता है। सही सवाल, क्योंकि स्टोइसिज्म सिर्फ सोचने वालों का दर्शन नहीं है, ये करने वालों का दर्शन है। मन को साधने के बाद अगला कदम है कर्म और अनुशासन। सोर्स में एक बहुत ही दमदार लाइन है, काम करो क्योंकि वो सही है, ना कि क्योंकि तुम्हारा मूड है। ये बात तो आज के फॉलो योर पैशन या डू व्हाट यू लव वाले कल्चर के बिल्कुल खिलाफ जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। सोर्स का नजरिया ये है कि जुनून और मूड तो आते जाते रहते हैं। हाँ, आज है कल नहीं। लेकिन कर्तव्य और अनुशासन वो स्थायी हैं। स्टोइक नजरिया ये नहीं कहता कि भावनाएं खत्म कर दो, बल्कि ये कहता है कि उन्हें अपने फैसलों को हाईजैक मत करने दो। अच्छा। भावनाएं अविश्वसनीय होती हैं, अनुशासन भरोसेमंद होता है। अनुशासन वो पुल है जो आपके लक्ष्यों और आपकी उपलब्धि के बीच बनता है, खासकर तब जब मोटिवेशन की नदी सूख जाती है। चाहे पढ़ने का मन न हो या परीक्षा से डर लग रहा हो, अनुशासन कहता है उठो और अपना काम करो। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और आदत है जिस पर सोर्स काफी जोर देता है, शिकायत न करना।
हाँ, बिल्कुल वही। इसे एक कमजोर आदत कहा गया है। हाँ, क्योंकि शिकायत करना अपनी शक्ति किसी और को देने जैसा है ना। मतलब? आप कह रहे हैं कि आपकी खुशी या शांति भारी हालातों पर निर्भर करती है। ये ऐसा है जैसे आप ट्रैफिक में फंसे हों और लगातार हॉर्न बजा रहे हों। उससे ट्रैफिक तो नहीं हटेगा। नहीं हटेगा, बस आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। स्टोइक नजरिया है। अगर मौसम गर्म है तो खुद को ढालो, अगर हालात मुश्किल हैं तो अनुकूल बनो। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेने से बदलता है। ये बात सीधी और बहुत दमदार है। मुझे लगता है सोर्स में मार्कस की एक बात को यूपीएससी फिलॉसफी का लेबल इसीलिए दिया गया है। कौन सी? स्टॉप बीइंग एमलेस, डू योर जॉब, यानी बिना लक्ष्य के मत भटको, अपना काम करो। ये भटकाव को खत्म करने की बात है जो किसी भी मुश्किल लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ जॉब का मतलब सिर्फ आपकी नौकरी नहीं है। इसका मतलब है एक इंसान के तौर पर आपका कर्तव्य, एक बेटे या बेटी के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आपका कर्तव्य। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। यही अनुशासन का असली मतलब है। एक मिनट, सोर्स का अगला हिस्सा तो हर उस बात के खिलाफ जाता है जो हम सीखते हैं। यहाँ कहा गया है कि दर्द, कठिनाई और तनाव आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके औजार हैं। हाँ, हम तो हमेशा तनाव से बचने की कोशिश करते हैं। ये कैसे काम कर सकता है? ये स्टोइसिज्म का सबसे क्रांतिकारी विचार है। सोर्स कहता है, प्रॉब्लम तुम्हें तोड़ती नहीं, वो तुम्हें पॉलिश करती है। समस्याएं तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तराशती हैं। बिल्कुल। जैसे एक सैनिक बिना युद्ध के मैदान के मजबूत नहीं बनता, या एक हीरा बिना घिसे नहीं चमकता। वैसे ही इंसान बिना संघर्ष के बुद्धिमान और मजबूत नहीं बनता। मुश्किलें आपके चरित्र की परीक्षा लेती हैं और उसे बनाती भी हैं। लेकिन क्या इस फिलॉसफी का एक खतरा ये भी है कि इंसान अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाए? अगर कोई हर मुश्किल को स्वीकार ही करता रहेगा तो क्या वो अन्याय के खिलाफ लड़ना छोड़ देगा? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। स्टोइसिज्म का मतलब उदासीनता या सब कुछ चुपचाप सहना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है ये पहचानना कि किस चीज पर एक्शन लिया जा सकता है और किस पर नहीं। अन्याय को बदलना आपके कंट्रोल में हो सकता है, इसलिए एक स्टोइक उसके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन बारिश को रोकना कंट्रोल में नहीं है तो उसे स्वीकार करेगा। तो ये फर्क करना ही असली कला है। बिल्कुल। स्टोइक मुश्किलों का स्वागत नहीं करता, लेकिन जब वे आ जाती हैं तो उन्हें ग्रोथ के अवसर के रूप में देखता है। ठीक है, ये फर्क समझ आया। सोर्स में गुस्से को लेकर भी एक दिलचस्प बात कही गई है। इसे शॉर्ट टर्म मैडनेस, मतलब थोड़ी देर का पागलपन कहा गया है। ये तो सही लगता है। हाँ, लेकिन आगे कहा गया है फॉरगिव फास्ट, मूव ऑन फास्टर। ये प्रैक्टिकल कैसे है? अगर किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया हो तो उसे इतनी जल्दी भूल जाना क्या सही है? देखिए, यहाँ भूल जाने का मतलब याददाश्त मिटाना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है उस घटना को अपनी शांति भंग करने की इजाजत ना देना। मार्कस का तर्क ये था कि गुस्सा एक जहर की तरह है जो आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा मरेगा। मतलब गुस्से का सबसे ज्यादा नुकसान तो खुद को ही होता है। बिल्कुल। माफ करना दूसरे के लिए कोई तोहफा नहीं है, बल्कि ये खुद के मानसिक बोझ को हल्का करने का एक टूल है। आप उस व्यक्ति को उसके कर्मों के परिणाम से आजाद नहीं कर रहे, आप खुद को उस गुस्से की कैद से आजाद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मौत के बारे में भी बात की गई है, जो अक्सर एक डरावना विषय माना जाता है। हाँ, लेकिन स्टोइसिज्म में मृत्यु के प्रति जागरूकता, जिसे मेमेंटो मोरी कहते हैं, वो एक डरावनी चीज नहीं बल्कि एक गाइड है। यह एहसास कि हमारा समय सीमित है हमें दो चीजें देता है। पहला, छोटी छोटी बातों पर चिंता करना बंद करने की ताकत। और दूसरा, हर दिन को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा। जब आपको पता हो कि ये दिन आपका आखिरी हो सकता है तो आप उसे फालतू कामों में बर्बाद नहीं करेंगे। ये आपको फोकस्ड बनाता है। तो हमने मन को साधा, सही काम किया, मुश्किलों को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया। अब सवाल ये उठता है कि इन सब का लक्ष्य क्या है? हम ये सब करके बन क्या रहे हैं? हम एक मजबूत चरित्र बना रहे हैं। सोर्स के अनुसार असल में यही एक चीज है जो मायने रखती है। सोर्स का एक मुख्य संदेश है, मूल्यों के लिए जियो, तालियों के लिए नहीं। सही। लोग आपकी तारीफ करें, आलोचना, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अस्थायी हैं और आपके कंट्रोल से बाहर हैं। ये बात तो सोशल मीडिया के दौर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जहां लोगों की सेल्फ वर्थ लाइक्स और कमेंट्स पर टिकी होती है। बिल्कुल। सोर्स में लिखा है, पीपल प्लीजिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी। मतलब दूसरों को खुश करना एक तरह की गुलामी है। हाँ, जब आप दूसरों की राय को खुद से ज्यादा महत्व देते हैं तो आप उनके गुलाम बन जाते हैं। असली आजादी तब है जब आपके काम आपके अपने मूल्यों से तय होते हैं, दूसरों की उम्मीदों से नहीं। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। आपका चरित्र ही आपकी नियति तय करता है, लोगों की राय नहीं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद मार्कस ऑरेलियस थे।
वो उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। हाँ, और फिर भी वो विनम्र बने रहे। वो खुद को रोज याद दिलाते थे कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे सीखना है। और ये विनम्रता ही उन्हें जमीन से जोड़े रखती थी। ये दिखाता है कि सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और विनम्रता में है। और इस पूरी मजबूत वॉरियर जैसी फिलॉसफी का एक नरम पहलू भी है जिस पर सोस ने रोशनी डाली है, दयालुता। हाँ, और ये कोई बाद में जोड़ी गई चीज नहीं है, ये स्टोइसिज्म के केंद्र में है। अच्छा। सोस कहता है कि दुनिया में आपको स्वार्थी, धोखेबाज और असभ्य लोग मिलेंगे। आपका काम उनकी तरह बनना नहीं है, बल्कि उनके प्रति भी दयालु रहना है। मार्कस लिखते हैं, यू एग्जिस्ट टू हेल्प अदर्स। आप दूसरों की मदद करने के लिए हैं। उनका मानना था कि हम सब एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। जैसे प्रकृति में हर चीज का एक उद्देश्य होता है, वैसे ही इंसानों का सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना है। तो ये सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। सही समझे। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है। दयालुता आपकी अपनी चॉइस है, जो आपके चरित्र को दर्शाती है। दूसरों की बुराई को अपने अंदर की अच्छाई खत्म करने की इजाजत ना देना ही असली ताकत है। तो हमने ये पूरा सफर तय किया, मन को साधने से लेकर सही काम करने, मुश्किलों को गले लगाने और अंत में एक मजबूत चरित्र बनाने तक। अगर इन सभी विचारों का निचोड़ निकालना हो तो वो क्या होगा? स्टोस इसे 3 लाइनों के एक अंतिम फॉर्मूले में समेटता है। 1, अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखो। ठीक है। 2, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करो। और 3, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे बिना शिकायत के स्वीकार करो। और स्टोस एक बहुत जरूरी बात कहता है, ये कोई सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जो आपको बस अच्छा महसूस कराए। तो फिर क्या है? ये एक बैटलफील्ड हैंडबुक है, एक सम्राट का निजी प्रशिक्षण मैनुअल, जिसमें वो अपने दिमाग को युद्ध, राजनीति और जिंदगी की अनगिनत चुनौतियों के लिए अनुशासित कर रहा है। वाकई ये दिमाग के लिए एक ट्रेनिंग मैनुअल जैसा ही है। ये सिखाता है कि ज्यादा सोचना कैसे कम करें, भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें और सबसे जरूरी, एक मजबूत और शांत चरित्र कैसे बनाएं। स्टोस के शब्दों में ये एक वॉरियर माइंडसेट बनाने वाली किताब है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। सोर्स इस मानसिकता को वॉरियर माइंडसेट कहता है। तो सवाल ये है, अगर मार्कस ऑरेलियस आज की दुनिया की चुनौतियों जैसे सूचनाओं का अंबार, सोशल मीडिया का दबाव और लगातार ध्यान भटकना के लिए एक ट्रेनिंग मैनुअल लिखते, तो वे अपनी मेडिटेशंस में कौन सा एक नया नियम जोड़ते?